सर्वेभ्यः नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश संस्कृत कक्षा षष्ठी, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकादशः पाठः अर्थात 11 पाठ। आज का विषय है अस्माकं प्रदेशः। तो जैसा कि इसका जो विषय है इससे आपको पता चल रहा होगा प्यारे बच्चों कि आज हम अपने प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो प्यारा सा मध्य प्रदेश है, तो इसमें कहाँ पर कौन सा प्रदेश है, कहाँ पर खनिज हैं और कहाँ किस किस प्रदेश से यह जुड़ा हुआ है, और कहाँ पर स्मारक हैं, कहाँ पर मंदिर हैं, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ गुरुद्वारा है। ये सारी चीज़ें जो है तो आज हम मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। इसमें एक ख़ास बात यह है, ये जो पाठ हम पढ़ेंगे इसमें सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग है प्रायः किया गया है। तो जिन शब्दों में आपको सप्तमी दिखेगी उनमें हमने कुछ कलर कर दिए हैं। तो आइए हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। ये चूँकि एक मैप है तो ये हमारा ये मध्य प्रदेश का नक्शा बना हुआ है। तो इसमें जैसे बड़वानी है, धार है ना, और ये खरगोन है, ये सब जितने भी ये बड़े बड़े महानगर हैं या ज़िला हैं, ये सब इसमें दर्शाए गए हैं। तो ये अपना मध्य प्रदेश का नक्शा है। आइए हम पाठ की तरफ चलते हैं। कक्षा का परिवेश है और शिक्षक और छात्रों के मध्य में वार्तालाप चल रही है। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, मानचित्रं भित्तिकायां स्थापयित्वा दर्शयति। अर्थात शिक्षकः कक्षायाम यानी शिक्षक जो हैं कक्षा में प्रवेश करते हैं, मानचित्र को, जो मैप होता है, उसे भित्ति में अर्थात दीवार पे उसे टंगा देते हैं, स्थापित कर देते हैं और फिर बच्चों को दिखाते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? भो छात्राः किम एतत्, अरे छात्रों यह क्या है? छात्राः एतत् मानचित्रम, यह क्या है? एतत्, सभी बच्चों ने कहा कि यह मानचित्र है। शिक्षकः मोहन मानचित्रे किम प्रदर्शितम, मोहन से पूछा शिक्षक ने, क्या कहा? कहा मोहन मानचित्र में क्या दिखाई दे रहा है, क्या प्रदर्शित हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो हरे वर्ण में जितना जितना आपको ये जैसे मानचित्र है, ये मानचित्र है मध्य भागे, ये जो अलग से हरे कलर में हैं इनमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो इनमें हम आने वाले जो वर्ण हैं, शब्द हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे और बीच बीच में चाहें तो हम कॉपी पर उसे लिखते जाएं ताकि हमें समझ में आता रहे। ठीक है, पाठ की तरफ चलते हैं। शिक्षक ने क्या कहा? मोहन मानचित्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है अथवा क्या दिखाई दे रहा है। मोहनः मानचित्रे भारत देशस्य रूपम प्रदर्शितम, क्या कहा? मानचित्र में भारत देश का रूप प्रदर्शित हो रहा है। शिक्षकः भारत देशस्य मध्य भागे कः प्रदेशः दृश्यते, क्या कहा? कहा कि भारत देश के मध्य भाग में कौन सा प्रदेश दिखाई देता है। छात्राः, छात्रों ने क्या कहा? भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेशः तथैव दृश्यते, नीचे की लाइन में देखेंगे, यथा शरीरस्य मध्य भागे हृदयं दृश्यते। क्या कहा? छात्रों ने कहा कि भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश वैसा ही दिखाई देता है जैसे शरीर के मध्य भाग में हृदय दिखाई देता है। हमारा जो पूरा शरीर है इसके मध्य में क्या है? हमारा हृदय, हार्ट जिसे हम कहते हैं। तो सारे शरीर का जो संचालन होता है वह है हार्ट के माध्यम से, जिसे हम दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, है ना, जिसमें धड़कनें हमेशा चलती रहती हैं। तो उसी प्रकार हमारे यह जो भारत है इसमें जो मध्य में स्थित है जो प्रदेश, वह है हमारा मध्य प्रदेश। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? शिक्षक ने कहा माले मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे का नदी प्रवहति। अब प्यारे बच्चों, आप लोग जब अध्ययन करके आपका जब अध्ययन समाप्त हो जाएगा
तो आप बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं, IAS, IPS, PSC, है ना, तो उनकी जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी जीके वगैरह आता है। तो ये सब MP का जो जीके है तो ये अभी आपको ही पढ़ने को मिल जाएगा, और मन लगा कर के अभी आप इसको पढ़ेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके हृदय में ये बस जाएगा, अर्थात आपको यह याद हो जाएगा। तो चलते हैं। माले मध्य प्रदेशस्य मध्यभागे का नदी प्रवहति। क्या कहा? मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? माला ने क्या कहा? मध्य प्रदेशस्य मध्य भागे नर्मदा नदी अस्य मेखला इव प्रवहति। क्या कहा? माला ने कहा कि मध्य प्रदेश के मध्य भाग में नर्मदा नदी इसकी मेखला के जैसे प्रवाहित होती है, ऐसा। शिक्षक ने क्या कहा? सुरेश, नर्मदायाः उत्तर दक्षिण दिशोः किम दृश्यते। क्या कहा? सुरेश, नर्मदा नदी के या नर्मदा के उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या दिखाई देता है? यहाँ पर सप्तमी दो वचन है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण इन दोनों में दो वचन रहेगा, ऐसा। सुरेश ने क्या कहा? नर्मदायाः उत्तर दिशि, यानी नर्मदा के उत्तर दिशा में। अब दिशि यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है। क्या कहा? नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्याचल माला, और दक्षिण में क्या है? दक्षिण दिशि सतपुड़ा पर्वतमाला च दृश्यते। यहाँ पर भी दो वचन है, क्योंकि यहाँ विंध्याचल माला और सतपुड़ा पर्वतमाला। तो यहाँ पर रूप कैसे चलता है? दृश्यते, दृश्येते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्येथे, दृश्यध्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे, ऐसा रूप चलता है। तो यहाँ पर क्या है? दो वचन रहेगा, है ना, दृश्यते, दृश्येते, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को बताना है, तो यहाँ पर भी दो वचन धातु में रहेगा। विवेक ने क्या कहा? विवेकः आर्य भोपाल नगरे अपि विंध्याचलः सतपुड़ा च स्तः। ये भी दो वचन है, क्योंकि यहाँ पर भोपाल नगर और भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा को बता रहे हैं। विवेक ने क्या कहा? आर्य भोपाल नगरे, यानी भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा हैं। शिक्षक ने क्या कहा? सत्यम भोपाल नगरे विंध्याचलः सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे शासकीय भवने स्तः। दो प्रमुख शासकीय भवन हैं। क्या बताया? कि जो विंध्याचल है और सतपुड़ा ये दोनों शासकीय भवन हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। सुधा ने क्या पूछा? महोदय, यहाँ पर थोड़ा सा विसर्ग आ गया है, तो यहाँ पर विसर्ग नहीं रहेगा, सुधा बस रहेगा, है ना। सुधा, महोदय मध्य प्रदेशस्य गठनं कदा अभवत्। सुधा ने क्या पूछा? सुधा ने पूछा, कहा महोदय मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? शिक्षक ने क्या कहा? मध्य प्रदेशस्य गठनम 1956, यानी मध्य प्रदेश का जो गठन है कब हुआ? 1956 तमे, यानी 1956 में, तमे ख्रीस्ताब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके अभवत्। क्या बताया? मध्य प्रदेश का गठन 1956 तमे ख्रीस्ताब्दे, है ना, नवंबर मास यानी नवंबर के महीने में। कौन सी तारीख थी? प्रथम दिनांके, अर्थात 1 नवंबर 1956 में हुआ। क्या हुआ? मध्य प्रदेश का गठन। अब ये हम सब याद रखेंगे। सुरेश ने क्या कहा? महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। सुरेश ने क्या पूछा? कहा महोदय हमारे प्रदेश में कितने महानगर हैं। शिक्षक ने क्या कहा? भोपालम अस्माकं प्रदेशस्य राजधानी। भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर प्रभृतीनि महानगराणि सन्ति। ठीक है, क्या कहा? इंदौर,
ग्वालियर, जबलपुर, ये जो प्रमुख हैं ये महानगर हैं। ठीक है, और चूँकि जो भोपाल है महानगर में ये भी आता है, किंतु यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। माला, माला ने क्या कहा? उज्जैनी कथम प्रसिद्धा। माला ने कहा कि उज्जैनी जो है वह कैसे प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? उज्जैनी महाकालस्य नगरी। क्या कहा? उज्जैनी महाकाल की नगरी है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी महाकाल के दर्शन किए होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ, और जिन बच्चों ने नहीं किया या जिन लोगों ने नहीं किया तो एक बार अवश्य करें। बड़ा ही दिव्य स्थान है भगवान भोलेनाथ का। महाकालः द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति। ज्योतिर्लिंगेषु, नीचे की लाइन में देखेंगे हरे वर्ण में है ज्योतिर्लिंगेषु। ठीक है, यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है, यानी ज्योतिर्लिंगों में। अब हम अर्थ समझेंगे। महाकालः यानी महाकाल जो है वह द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु, यानी भगवान भोलेनाथ के कितने लिंग हैं? द्वादश, अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग हैं, है ना। जब आप लोग इसको मतलब सर्च करेंगे, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें स्तोत्र वगैरह सब आते हैं, है ना। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तो केदारम घुष्मेशम च शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो वीडियो को फिर से बार बार सुन करके और इनको आप याद कर सकते हैं। चलिए हम इसमें चलते हैं। तो क्या कहा कि महाकालः द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति, यानी जो 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं उनमें महाकाल भी एक हैं। ठीक है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में ये जो महाकाल हैं ये यहाँ पर हैं। राघवः, राघव ने क्या कहा? प्रदेशे कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। प्रदेश में कौन से दर्शनीय स्थल हैं और तेषां का विशेषता, और उनकी क्या विशेषता है? शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओंकारेश्वरम, नेमावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। क्या कहा? महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर और नेमावर इत्यादि ये जो स्थान हैं ये कहाँ पर हैं? नर्मदा तीरे, यानी नर्मदा के किनारे स्थित धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, धार्मिक स्थलानि अपि, यानी ये धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश में हैं। मैहर नगरे स्थितम, मैहर नगरे स्थितम देव्याः शारदायाः मंदिरम अपि अति प्रसिद्धम। मैहर नगरे, चूँकि ये मैहर जो है मेरा तो घूमा हुआ है, मैं चूँकि मैहर के पास में ही रहता हूँ, तो बड़ा ही पवित्र स्थान है। शारदा माता जिन्हें हम कहते हैं, नवरात्रि के समय भी वहाँ पर बड़ा जमघट होता है और देश विदेश से लोग देखने आते हैं। बड़ा पहाड़ है और ऊपर आप अगर जाएंगे, अब तो खैर रोप वे हो गया है, तो उसमें से भी हम जा सकते हैं और सीढ़ियाँ भी हैं, तो बड़ा दर्शनीय स्थान है वो। तो आप लोग जाएं और उसे देखें, दर्शन करें। चलिए, क्या बताया? मैहर नगर, यानी मैहर नगर में स्थित देवी शारदा का मंदिर भी अति प्रसिद्ध है। अपि अति प्रसिद्धम। भोपाल स्थितम ताजुल मस्जिद, भोपाल स्थित यानी भोपाल में जो स्थित है ताजुल मस्जिद इति यवनानाम धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम। भोपाल में स्थित जो ताजुल मस्जिद है वह भी क्या है? यवना नाम, यानी जो मुस्लिम होते हैं, है ना, मुस्लिम भाई, उनका भी धार्मिक स्थल है और वो भी बड़ा प्रसिद्ध है। यवना नाम धार्मिक स्थलम अपि अस्ति, यवनों का धार्मिक स्थल भी है। भीमबेटका स्थले शैल गुहासु प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति। भीमबेटका, अब ये जो भीमबेटका है ये क्या है? भीमबेटका स्थले, भीमबेटका स्थल में शैल गुहासु, यानी पत्थर बहुत बड़े बड़ी शिलाएं हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। वहाँ पर भी मैं जाकर के घूमा हूँ, बड़ा ही रमणीय स्थान है। तो शैल गुहासु यानी
पत्थरों की गुफाएं हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जो लोग रहते थे तो बड़े ही बलवान रहते थे, तो उन लोगों ने रहने के लिए, अब चूँकि उस समय ये जो बड़ी बड़ी हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो ऐसे उस समय नहीं थे, है ना, कि वो सीमेंट हो, ईंटा और ये सब नहीं था। तो उस समय पत्थरों को काट काट करके और उसकी ही गुफा बना लेते थे, चूँकि अब उनको रहना भी पड़ता था तो अपने रहने के लिए वो निवास स्थान बनाते थे। तो शैल गुहासु प्राचीन तमानि चित्राणि संति, उन पत्थर, वो जो पत्थर की गुफाएं हैं उनमें ही उन लोगों ने चित्र उकेर दिए हैं, यानी चित्रों को बनाया है। ठीक है, और वो चित्र आज भी हम देख सकते हैं। तो प्राचीन तमानि चित्राणि संति, बहुत प्राचीन चित्र हैं। अब क्या बता रहा है आगे, खजुराहो मंदिराणी मूर्तिकलार्थम प्रसिद्धानि, नीचे की लाइन में देखेंगे खजुराहो मंदिराणी, यानी खजुराहो में जो मंदिर है ना, खजुराहो मंदिराणी मूर्तिकलार्थम प्रसिद्धानि, खजुराहो में जो मंदिर हैं वह मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वहाँ पर बड़ी कलात्मक मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सांची स्थितः स्तूपः, सांची में जो स्थित स्तूप है वह क्या है, बौद्धा नाम धार्मिक स्मारक, बौद्धों का धार्मिक स्मारक है। रमण, रमण ने क्या कहा, मध्य प्रदेशे कानि राष्ट्रीय उद्यानानि संति, यानी मध्य प्रदेश में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। शिक्षक, शिक्षक ने क्या कहा, मध्य प्रदेशस्य तृतीयांशः वनेन आवृत्तः, यानी मध्य प्रदेश का तीसरा भाग, यानी मध्य प्रदेश जितना मध्य प्रदेश है उसका तीसरा भाग, तीसरा अंश जो है वह वन से ढका हुआ है। वनेन आवृत्तः, वनेन यहाँ पर तृतीय एक वचन है ना, वन, वनेन मतलब वन के द्वारा, तृतीय अंशः तीसरा अंश, मध्य प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है उसका तीसरा अंश वन से आवृत्त है, वन से ढका हुआ है। माधवोद्यानम कान्हा किसली बांधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीयानि उद्यानानि संति। अब ये जितने हैं यह हम क्या जानेंगे, उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, माधव उद्यान, कान्हा किसली, बांधवगढ़, है ना, इत्यादि, ये जो वो हैं क्या, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानानि संति, ये सब राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन रक्षणे वनवासिनाम विशेषम योगदानम अस्ति, यानी वन के रक्षण में, वन की रक्षा करने में वनवासी जो हैं, वनवासी नाम यानी वनवासियों का विशेष योगदान है। एते जनाः वनेषु निर्भयं विचरन्ति, एते जनाः यानी ये लोग वन में, ठीक है, वनेषु यहाँ पर भी सप्तमी बहुवचन है, वनेषु यानी वनों में, निर्भय होकर के और क्या करते हैं, विचरण करते हैं, विचरन्ति। सविता, सविता ने क्या कहा, प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि संति, प्रदेश में कौन से पर्यटन स्थल हैं। देखिए धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर करते जा रहे हैं, तो ये आपका एक बहुत अच्छा जनरल नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। चलिए, शिक्षक, शिक्षक ने क्या कहा, अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वत श्रेण्याम, यानी अस्माकं प्रदेशे हमारे प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेण्याम, यहाँ पर भी सप्तमी वचन है ना, पर्वत श्रेणी में क्या है, पचमढ़ी नामकम पर्यटन स्थलम अस्ति, पचमढ़ी नाम का पर्यटन स्थल है। तत्र जनाः स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति, तत्र जनाः यानी वहाँ पर लोग किसके लिए जाते हैं, स्वास्थ्य लाभार्थम, स्वस्थ होने के लिए। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से हम समझ लें कि जिस व्यक्ति को या जिस इंसान को स्वस्थ रहना है वो प्रकृति के नज़दीक जाए, यानी प्रकृति के समीप जब हम जाएंगे, प्रातःकाल हम भ्रमण करें जिससे हमें शुद्ध वायु मिले, सूर्य की सुंदर रोशनी मिले और जो प्राकृतिक वातावरण है, हरियाली मिले, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य जो है बड़ा ही सुंदर होगा, है ना, और हमारा मन भी प्रफुल्लित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब लोगों को भी प्रकृति की गोद में रहना चाहिए। ठीक है, लाभार्थम अपि गच्छन्ति, तो क्या बताया यहाँ पर, तत्र जनाः यानी वहाँ पर लोग स्वास्थ्य लाभार्थम, स्वास्थ्य के लाभ के लिए जाते हैं।
गिरिजा। गिरिजा ने क्या कहा? मध्य प्रदेशे खनिज संपत् अपि अस्ति। गिरिजा ने पूछा कि मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है। शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? सत्यम, कहा सत्य बात है। मध्य प्रदेशे पन्ना मंडलम हीरक रत्नानाम खनि भूमि। यानी मध्य प्रदेश में पन्ना मंडल यानी पन्ना, अब ये जो पन्ना जिला है ना, तो पन्ना मंडलम, पन्ना में हीरक रत्नानाम यानी हीरे की खानें वहाँ पर मिलती हैं। मतलब हीरा कहाँ प्राप्त होता है? एमपी में पन्ना में। पन्ना में जो ये क्या हैं? खदानें हैं, वहाँ पर खोजा जाता है। खनि भूमि ही। और क्या बताया? लौहः एल्यूमिनियम प्रभृति खनिजाः अपि उद्योगानाम आधारभूताः। यानी हीरा तो मिलता ही है, इसके अलावा लोहा, एल्यूमिनियम आदि ये जो प्रमुख खनिज हैं, यह भी उद्योग के आधारभूत हैं। ठीक है, अपि उद्योगानाम आधारभूताः। राष्ट्रजीवने मध्य प्रदेशः महत्वपूर्णः उक्तञ्च। क्या बताया? राष्ट्र जीवन में मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहा भी गया है। उक्तञ्च, कहा भी गया। क्या कहा गया है? अभी हम ये नीचे की लाइन देखेंगे। जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेशः। जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेशः। इस प्रकार क्या बताया? जयतु भुवि, जय हो ऐसी भूमि की। कैसी भूमि की? भारत देशे, है ना, भारत देश में कौन? सुखदो मध्य प्रदेश, जो सुख देने वाला ऐसा प्रदेश। कैसा प्रदेश? सुख देने वाला प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने इकट्ठा किया है, और ये कुछ शब्दार्थ हैं जो पाठ को समझने में आपको और सहायता करेंगे। शब्दार्थाः, शब्द और अर्थ। ये जो पीले वर्ण में है ये संस्कृत के शब्द हैं, और जो हरे में है ये इनके हिंदी में है। मेखला अर्थात करधनी, ठीक है, जो कमर में पहनी जाती है। प्रायः प्राचीन के समय में, प्राचीन काल जो था उसमें महिलाएं जो है चांदी के आभूषण इत्यादि वो सब कमर में पहनती थी, है ना, जिसे हम करधनी कहते हैं। ये भी एक आभूषण है। तो मेखला यानी करधनी। शैल गुहासु अर्थात पर्वत की गुफाओं में। भुवि अर्थात भूमि में। प्रवहति अर्थात बहती है। विराजते शोभायमान है। वने चराह यानी वन में रहने वाले या वन में विचरण करने वाले, है ना। खनि भूमि ही अर्थात खनिज भूमि। और आवृत्तः अर्थात ढका हुआ। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आज का जो सेशन है ये आप सभी लोगों को लाभ देगा और आपको सबको पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दूसरे छात्र हैं उनको भी इसका लाभ मिले। जो लोग वीडियो में अभी नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। और किसी भी प्रकार की अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है पाठ से संबंधित या संस्कृत से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका समुचित समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नए संस्कृत के वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।